गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बेटा मैं अब बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, जो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, उसका सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जो कि चुंबकत्व और चुंबकीय गुणों से रिलेटेड थी। ये टर्म्स थी ध्रुव शक्ति, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकन की तीव्रता अथवा इकाई आयतन चुंबकीय आघूर्ण यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ लिया था। फिर हमने गॉस का नियम और कुल चुंबकीय प्रेरण यानी गॉस लॉ एंड टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया। फिर हमने नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ी थी वो थी चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इस चुंबकीय प्रवृत्ति के पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स और करते हैं। बच्चों, जब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ते हैं तो हमने इससे रिलेटेड एक टर्म और हमको पता होनी चाहिए, जो है ग्राम प्रवृत्ति। हमें क्या पता होना चाहिए? ग्राम प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को जब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटाइजेशन की, चुंबकीय गुणों की, तो हम जनरली ग्राम प्रवृत्ति अथवा विशिष्ट प्रवृत्ति, ग्राम ससेप्टिबिलिटी और स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी टर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, वो है मोलर ससेप्टिबिलिटी। ये सब क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कि पर यूनिट वॉल्यूम होती थी, उसको हम पर यूनिट वॉल्यूम में ना डिस्क्राइब करके या तो ग्राम में डिस्क्राइब करें या मोलर टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म पे इस्तेमाल करें, तो ये टर्म्स हो जाती हैं ग्राम प्रवृत्ति अथवा मोलर प्रवृत्ति, ग्राम ससेप्टिबिलिटी और मोलर ससेप्टिबिलिटी। बच्चों, ग्राम प्रवृत्ति होगी आयतन प्रवृत्ति, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये ग्राम प्रवृत्ति कैसे हो गई? आप फॉर्मूला रख के देख लीजिए। आयतन प्रवृत्ति जो होती है वो होती है इकाई पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप जहाँ घनत्व लिखा है मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख के देखेंगे तो वॉल्यूम कट जाएगा और वो ग्राम काई हो जाएगी, यानी ग्राम ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी। अब इसी ग्राम ससेप्टिबिलिटी को हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। m जो है पदार्थ का अणुभार है, इसी ग्राम ससेप्टिबिलिटी को, काई जी को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी मोलर ससेप्टिबिलिटी यानी मोलर प्रवृत्ति। अब हम अगली टर्म पे चलते हैं, जो कि है मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस। मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस क्या होंगे? सब्सटेंस है एक ही, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, कोई सॉल्यूशन थोड़ी जो हम डाइल्यूट टर्म इस्तेमाल करें। तनु शब्द का इस्तेमाल तो हमने अभी तक कहाँ पढ़ा है? विलेनों में। तो यहाँ विलेन नहीं है, पर हमको ये समझना होगा जब हम तनु पदार्थ बोल रहे हैं तो चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या तात्पर्य है। वो पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक में उनके चुंबकीय केंद्र दूर दूर स्थित हों, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ कहलाते हैं। यानी जब हम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं तो उसके मैग्नेटाइजेशन के सेंटर्स होते हैं। कोई आपने आयरन का ब्लॉक लिया तो उस आयरन के ब्लॉक में जो क्रिस्टल्स होंगे उनमें मैग्नेटिज्म के केंद्र होंगे, सेंटर्स होंगे। अगर वो दूर दूर हैं, आयरन में नहीं, किसी पदार्थ में, मैंने आयरन एक एग्जांपल लिया है, जो कि आपको मालूम है कि अगर हम लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय हो जाता है, तो वो मैंने एक उदाहरण लिया है। ऐसे ही किसी भी पदार्थ में यदि मैग्नेटिज्म के सेंटर, चुंबकीय केंद्र दूर दूर हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे कि वे चुंबकीय दृष्टि से मैग्नेटिकली दे आर डाइल्यूट, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ होते हैं। इसके उल्टा अगर उन पदार्थों में
उन पदार्थों में, उनके क्रिस्टल्स में सेंटर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सेंटर्स, चुंबकीय केंद्र अगर बहुत करीब करीब हों, पास पास हों, इतने कि वे एक दूसरे में चुंबकीय अंतरक्रिया को, मैग्नेटिक इंटरैक्शन को स्टार्ट कर दें, इनिशिएट कर दें, प्रारंभ कर सकें, तो ऐसे पदार्थों को चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस कहते हैं। डाइल्यूट सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके क्रिस्टल्स में सेंटर्स ऑफ मैग्नेटिज्म दूर दूर होते हैं, उन सेंटर्स में आपस में अंतरक्रिया, इंटरैक्शन नहीं हो सकता। मैग्नेटिक कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस वे होते हैं जिनके क्रिस्टलीय जालकों में, क्रिस्टल लैटिसेस में ये केंद्र इतने करीब होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि इन केंद्रों में चुंबकीय अंतरक्रिया, मैग्नेटिक इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाए। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे? चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ, यानी मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस कहेंगे। पदार्थों में चुंबकत्व का कारण जो है वो क्या है? परमाणुओं के रूढ़ी यांत्रिकी के अनुसार, रूढ़ यांत्रिकी क्या है? कन्वेंशनल मैकेनिज्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़, हम क्या कहेंगे कि कौन से कन्वेंशनल मॉडल्स थे, यांत्रिकी मॉडल्स, कौन से कन्वेंशनल मॉडल्स थे? जैसे बोर मॉडल है। तो चुंबकत्व का ओरिजिन, उनका कारण का मतलब कि किसी भी चीज़ में मैग्नेटिज्म क्यों हुई, ओरिजिन उसकी उत्पत्ति किस वजह से हो रही है, ये हम देखें तो हम देखते हैं कि बोर मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स में दो तरह की गति होती है, दो तरह के मोशंस होते हैं। परमाणु के रूढ़ यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। कौन कौन सी दो मोशंस होते हैं, ये हम बहुत बेसिक क्लासेस में 10th 12th में पढ़ते आ रहे हैं। एक तो होती है कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षों में वृत्ताकार गति करते हैं। ये कौन सा मॉडल कह रहा है? बोर मॉडल। मॉडर्न जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैकेनिक्स है, मॉडर्न मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, वो ऑर्बिट की बात नहीं करती, वो ऑर्बिटल्स की बात करती है। चलिए, अतः उनकी तुलना एक वृत्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा से की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट को हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अथवा ऑर्बिटल मोमेंट कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो दो तरह से हम उसको समझना चाह रहे हैं। इसमें जब हम ऑर्बिटल, कक्षक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मॉडर्न मैकेनिक्स में आ गए, और जब हम वृत्ताकार की बात कर रहे हैं, जब हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं, हम पुराने मॉडल्स में, पुरानी यांत्रिकी के अनुसार बात कर रहे हैं, रूढ़ यांत्रिकी के अनुसार बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि रूढ़ यांत्रिकी के अनुसार, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की गति करते हैं। एक गति जो है वो है ऑर्बिट्स में, नाभिक के चारों ओर हमने एक ऑर्बिट, एक कक्ष खींचा और कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस लाइन पर, सर्कुलर लाइन जो खींची है, ऑर्बिट जो बनाए, इस लाइन पर नाभिक के चारों ओर गति करता है। और मॉडर्न मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि ये लाइन पर मूवमेंट नहीं होता है, ये वेव मोशन होता है, इसीलिए वहाँ पे कक्ष नहीं कक्षक होगा। पर ये बात तो मैकेनिक्स की है। यहाँ पे हम चुंबकत्व का कारण समझना चाह रहे हैं, तो हमने रूढ़ जो यांत्रिकी है
उसके अनुसार देखा कि दो प्रकार की गतियां हैं। तो पहली गति जो है वो कक्षीय गति है। वो हमने कहा कि जो उसका कक्ष है उस क्षेत्र पे जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और ये किस आधार पे हम कह रहे हैं कि मूविंग चार्ज जब भी कोई आवेश गति करेगा तो उसकी गति के साथ साथ आवेश की गति के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि अब एक जो मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो क्योंकि ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से हो रहा है, नाभिक के चारों ओर घूमने की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम इसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन की गति कौन सी है? स्पिन मोशन, चक्रण गति। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की भांति ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है, साथ साथ वो जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है इलेक्ट्रॉन भी अपनी धुरी पे घूमता है। इस धुरी पे घूमने को हम स्पिन कहते हैं, चक्रण कहते हैं। तो जो धुरी पे घूमने को हम चक्रण गति कहेंगे। और फिर वही चार्ज पार्टिकल है, वो अगर चार्ज अपने स्पिन पे घूम रहा है, मोशन कर रहा है, तो एक मोमेंट भी बनेगा, आघूर्ण बनेगा। और इस आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इस आघूर्ण को क्योंकि वो चक्रण गति की वजह से उत्पन्न हुआ है तो हम इसको चक्रण चुंबकीय आघूर्ण अर्थात स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। आई होप ये समझ में आ गए होंगे टर्म्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है चुंबकीय व्यवहार के प्रकार। बच्चों यहाँ पर क्योंकि टाइम रन आउट हो रहा है तो हम यहाँ पे सिर्फ जो 3 तरह की चुंबकीय प्रवृत्तियाँ हैं उनको हम चुंबकीय व्यवहार हैं उनका हम जिक्र करेंगे और डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बच्चों ये 3 प्रकार हैं और ये 3 प्रकार हैं कौन कौन से? पहला है डायामैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। क्या कहते हैं डायमैग्नेटिज्म को? प्रतिचुंबकत्व। दूसरा व्यवहार है पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म को कहते हैं अनुचुंबकत्व। तीसरा व्यवहार है फेरोमैग्नेटिज्म और ये कहलाता है लौह चुंबकत्व। अब हम इन तीनों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।